बसा, बैठिए, लिखिए एक एक वर्ड्स। Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। पीछे जाने दो दानिया शेख, किरण बोर से। मेरी फिर के एंडी वाली की लढाई लागलेली तिकडेच आहेत का असं, युद्धातच डायरेक्ट। योगेश महाजन, अगला पॉइंट लिखें। Concentration of reaction decreases exponentially। Concentration of reactant decreases exponentially with respect to time। पूनम, संकेत यन पाटील, मागे जाऊ। with respect to time, समीर मोरानकर, पीछे जाने दो। अगला लिखिए। half life period of the reaction is independent of concentration of the reactant। Independent of the concentration of the reactant। Next point. Half-life period is related with rate constant of the reaction। Is related with the rate constant of the reaction, comma, inversely proportional to rate constant। Inversely proportional to rate constant। T half is equal to 0.693 divided by K। T half is equal to 0.693 divided by K। बस बाकी हो गए, बाकी अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सब आ गए। न्यूमरल लीजिए। किताब में के ही अनसॉल्व देता हूं। लिखिए। द रिएक्शन F2 gas plus ClO2 gas arrow twice FClO2 gas is first order in each of the reactants। In each of the reactants, full stop। The rate of the reaction is 4.88
into 10 raised to minus 4 capital M per second when square bracket F2 when square bracket F2 यानी concentration of F2 is equal to 0.015 molar 0.015 molar and square bracket ClO2 is equal to 0.025 molar. Full stop. Calculate the rate constant of the reaction. Calculate the rate constant of the reaction. लिया हुआ था क्या ऐसा? असं नव्हतं झालेलं. सॉल्व करून दाखव. आता x ची आवश्यकता नाही बेटा, आपल्याला स्पष्टच लिहिलेलं आहे. फर्स्ट ऑर्डर इन ईच ऑफ द रिएक्टेंट. पहले क्या करो, गिवन डाटा लिखो. गिवन डाटा में पहली लाइन लिखो, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ईच रिएक्टेंट. Therefore, R is equal to K into F2 का पावर 1 रखो और ClO2 का पावर 1 रखो. अब फिर से दिया हुआ क्या क्या है, F2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो लिखो. सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 इज इक्वल टू 0.015 मोलर, concentration of ClO2 is equal to 0.025 मोलर. बस रेट भी दिया हुआ है, R is equal to, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फिर प्राप्त कर लो वैल्यू रेट कांस्टेंट की. A is equal to R upon मिल गया सबको. आगे किती 1.3 पर सेकंड. फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका यूनिट पर सेकंड. .3 per second is the unit of the rate constant. चलो अब एक मिनट, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट वो फर्स्ट ऑर्डर है तो दोनों मिलके तो सेकंड ऑर्डर बन रही ना, तो सेकंड ऑर्डर का यूनिट उसको आना चाहिए. सेकंड ऑर्डर का पर मोलर पर सेकंड, यानी कैपिटल एम के माथे पे -1 और फिर सेकंड के माथे पे -1. अगला न्यूमरल, इन एसिडिक solution sucrose is converted into a
sucrose is converted into a mixture of glucose and fructose. Glucose and fructose in pseudo first order reaction. In pseudo first order reaction. Full stop. It has been found that the concentration of sucrose decreased from 20 millimole mmol per liter to 8 millimole mmol, सब small m है, per liter in 38 minutes. In 38 minutes. What is the half-life of the reaction? What is the half-life of the reaction? निर्भय सांग बर काय दिले. Concentration of sucrose 20 millimole per liter. आता हे कोणतं कॉन्सन्ट्रेशन घेणार आहे? इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. बर, पुढे 8 millimole per liter. This is initial concentration of the reactant and this is final concentration of the reactant after time 30 to 38 minutes. पक्का? हाँ, अब क्या करेंगे बोलियो. कोणाला क्लिक झालंय, कळालंय, काय करायचं ते सांगा. बोला, बसा. K is equal to 2.303 divided by T log of A0 upon AT. So use it. अब उसकी बारी है इस्तेमाल करनी. पुढे बोला. हाँ, बराबर. हमको ये तीनों बातें मालूम है. बिल्कुल सही है. बैठिए, बोर्ड पे ध्यान बढ़ाइए. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वी आर यूजिंग डायरेक्टली द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वी कैन एबल टू पुट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम पीरियड. तो ये सब आप रख सकते हैं. के निकाल लो. के निकालने के बाद आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के. और फिर ये के की वैल्यू यहाँ पे रख दो. टी हाफ आ जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन. काम खत्म. काम पे लग जाओ. log of 25 कितना है? 25. वहाँ पे आगे गए, पीछे गए. अब पीछे गए, अब बहुत पीछे आए. अब
वहाँ पे था, यहाँ पे। हाँ, इसके बाद का पेज, लॉगरिथम साइन से क्या 3979, मला तेच वाटत होतं म्हणून मी इथं थांबलो. 0.3979. अब दोबारा इन सब के लॉग देखो, के निकाल लो. के निकालो, के निकाले बगैर टी हाफ के वैल्यू में मत रखो. सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करोगे तो ही मार्क्स प्राप्त होंगे, क्योंकि वो स्टेप कैसे रखते हैं न्यूमरल्स के वैल्यूएशन के लिए ये हम जान नहीं पाते, इसलिए अपना अपना काम करते रहो. के की वैल्यू निकालना, फिर उधर सब्स्टिट्यूट करना. के की वैल्यू निकालने के लिए सिस्टमेटिक काम यानी लॉग ऑफ 2.303. दोबारा इसका लॉग देखना जरूरी, 0.3979 का. फिर log ऑफ 38 इसमें से सब्ट्रैक्ट करने का, और फिर एंटीलॉग देख के जवाब बताना के का. अहंकाराला बाजूला ठेवा. कृपया लॉग कॅल्क्युलेशन केल्याशिवाय पुढे जाऊ नका. त्रास वाढेल. ऐन वेळेवर एक्झाम मध्ये काय करायचे तेच लक्षात येत नाही. क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है? कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बताइए ना. ये देखिए, ये दोनों कंसंट्रेशन के यूनिट थे, ये तो यूनिट कैंसिल हो गए. अब तुम जिस यूनिट में टी को रखोगे उस यूनिट में उधर हाफ लाइफ पाओगे, यानी हाफ लाइफ तुम्हारा मिनट में आएगा. इतना ही हो जाएगा. सोलह से लगभग 16 से 22 के बीच में कुछ आंकड़ा आना चाहिए हाफ लाइफ का, तो मेरा अंदाजा है. नहीं, एक मिनट, उसके करीब आना चाहिए. 38 के, 36, 40, थर्टी 35 से लेके 38 तक ऐसा ही कुछ हाफ लाइफ का आंकड़ा आना चाहिए, ऐसा लग रहा है. देखते हैं. लॉग कॅल्क्युलेशन्स करा. किती 29 पॉइंट. हा काय आन्सर सांगतोय ते बघू. हां बरोबर, 28.7. 28.7. 38 मिनिटात अर्ध्याच्या पेक्षा जास्त गेला. इथे 28.7 आहे. 28.7. 28.7 लॉग का आंसर है. 28.74 मिनिट. चला आलं का?
के की वैल्यू क्या आई बताओ सांगा वानखेडे. के की वैल्यू आई 0.0212 पर मिनट. और फिर टी हाफ की वैल्यू आ गई 27.74 मिनट, 28.74 मिनट. चलो गति रखो. अब आप में से कोई ये नहीं पूछ रहा है कि सर वो सूडो ऑर्डर ये शब्द क्यों आया. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा वो कह रहा है. इसलिए हम अगला न्यूमरल लेते हैं, क्योंकि आप में से कोई नहीं पूछ रहा है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है. द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, अगला न्यूमरल, half life of a first order reaction is 1.7 hours. 1.7 hours. How long will it take for 20% of the reactant? How long will it take for 20% of the reactant to disappear? 20% of the reactant to disappear. चलो कोशिश करो.
युनिट देत चला. हाफ लाईफचं युनिट आवर्स आहे, तर आता तुमचं के चं युनिट पर आवर व्हायला पाहिजे. अगर आप के निकाल रहे हो, के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ से आप पहले के निकाल लो. फिर के निकालने के बाद उसको यूनिट आपने देना चाहिए पर आवर. ऐसा गती वाढवा. मी सोडवत नाहीये. कुणाला अपेक्षा असेल तर मला तर सांगा की सर तुम्ही सोडवत नाही ना आम्हाला सोडायला सांगताय काय जोरात. मी सांगितलंय बोर्डात तुम्हाला मार्क्स हवे असतील तर सिस्टमॅटिक जा. अगोदर के काढा, इक्वेट करून डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन करण्याचा प्रयत्न नका. नंतर मग शीट मागवायची वेळ येते. गेल्या वर्षीचे अनुभव सांगितले की नाही. बोर्डातून उत्तरपत्रिका मागवायची वेळ येते, त्याच्यात मग ड्रामेबाजी होते. वडिलांना सांगितलं जातं की मी तर सगळं लिहिलेलं आहे, एक तर सरांनी आम्हाला चुकीचं सांगितलेलं आहे किंवा बोर्डाने चुकीचं तपासलेलं आहे. मग वडील म्हणतात चल आपण पेपर मागू, त्याच्यात पैसे वाया घालतात. जायचं यायचं स्वतःला जाऊन बोर्डातून घेऊन यावं लागतं नाशिकवरून, ते पैसे जातात. पेपर इथं येतो, मग परत कॉलेजच्या सरांकडून दाखवून घ्यावा लागतो, तपासून घ्यावा लागतो, त्यांची सही लागते. त्यांनी तपासल्यानंतर परत आम्हाला पण तपासायला देतात की तुमचं काही चुकलंय का, आमच्या कॉलेजच्या सरांचं चुकलंय. अजून म्हणजे आम्हाला सांगताना कॉलेजच्या सरांचं काही चुकलंय का, बोर्डाचं काही चुकलंय का बघा. आणि कॉलेजच्या सरांना सांगताना म्हणतात त्या क्लासवाल्यांना काय शिकवलं ते बघा. अशी इकडचं थुक्का तिकडे लावतात सगळेजण. सांगितलेलं नीट करा जरा. के ची व्हॅल्यू काढा म्हटल्यानंतर काढलीच पाहिजे. 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ करा, के ची व्हॅल्यू काढा. बोलताना दोन्हीकडे गोडबोड बोलणार, कॉलेजमध्ये सुद्धा आणि सरांकडे सुद्धा. झालं का लॉग कॅल्क्युलेशन का नाही करत आहे? कितना है? पहले के की वैल्यू निकालनी थी, फिर के की वैल्यू पुटअप करनी थी, के के लिए यूनिट पर आवर देना था. के की वैल्यू आ गई है 0.4077 0.4077 पर आवर. फिर के की वैल्यू वो 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ A0 अपॉन 80 में रखनी थी. फिर अब A0 और 80 क्या लेना है, इसमें फिर से बहुत स्किल है. यानी काय घेतलं तुम्ही A0 100% घ्यायचं बरोबर. 80 काय घेतलं, 100 मायनस 20च घेतलं पाहिजे. कारण तो सांगतोय तुम्हाला की 20% टू बी डिसइंटिग्रेटेड और 20% कंझ्युम्ड. मग 20% ऑफ द रिएक्टंट डिसॅपियर असं म्हणतोय, म्हणजे 80% उरला. म्हणजे तुम्हाला घेतलं पाहिजे 80 हा 80%. मग 100 डिवाइड बाय 80 असं व्हायला पाहिजे. बसा, कळालं का? मग के इज इक्वल टू, और उस फॉर्मूले में रखने के बाद फिर टी की वैल्यू प्राप्त कर लेनी चाहिए. मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करके दिखा देता हूं. जिनको नहीं आया, जिनका नहीं हुआ, उनके लिए
टी हाफ की वैल्यू आपको दी गई थी 1.7 आवर्स, तो उसका इस्तेमाल कर लेते और के निकालते। के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, 0.693 डिवाइड बाई 1.7 आवर, तो पर आवर ऐसा यूनिट आ जाएगा के लिए। फिर वो वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ 100 अपॉन 80। So A0 is equal to 100%, 80 is equal to 100 minus 20%, it is 80%, और वो यहाँ पे रख दो और फिर सॉल्व कर लो। फिर आपका जवाब आ चुका ऐसा हम बोल देंगे, और कितना है वो वैल्यू लिख देते। 2 पॉइंट बोलो 0.5461 आवर्स। के की वैल्यू आई थी 0.4077 पर आवर। हाँ, चेक कर लो अभी आंकड़े। गलत है। एक मिनट, उसको मिनट में करते तो उसने मिनट में रिपोर्ट दिया हुआ है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है 32.9 मिनट। ये आवर्स में बराबर है। बोर्ड पे जो जवाब है वो आवर्स में है, उसने आंसर देते समय मिनट में दिया हुआ है 32.9 मिनट्स या इतने आवर्स। जवाब बराबर है। कोई दिक्कत किसी को? अगला न्यूमरल, द गैसियस रिएक्टेंट कैपिटल A2, कैपिटल A पैर के पास 2, gaseous reaction capital A2 arrow 2A is first order in A2 full stop after 12.3 minutes 60% of A2 65% of A2 remains undecomposed full stop. How long will it take to decompose 90% of A2? 90% of A2 question mark. What is the half life of the reaction? What is the half life of the reaction? प्रॉब्लम को दो सेट में बांटो, सेट 1 सेट 2। रोहन ती सांग बरं, सेट 1 मध्ये काय इन्फॉर्मेशन दिली? The gaseous reaction is first order after 12.3 minutes. that time दिलाय 12.3 minutes. मग A0 काय लिहायचा आणि AT काय लिहायचं?
A0 100% घेतला पाहिजे आणि AT 65% घेतला पाहिजे. पटपट बोलायला काय होतं आपल्याला? हा, किती काळ प्रगतीसाठी वाट बघणार? टाइम दिलाय, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिलाय, आफ्टर टाइम टी डिकम्पोज्ड अनडिकम्पोज्ड ही आपको लेना चाहिए रिमेनिंग, बिकॉज AT इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी. तो अनडिकम्पोज्ड है वही लेना चाहिए. ये पहले सेट से K की वैल्यू निकालो. सब लोग पहले सेट से K की वैल्यू निकाल लो, उससे हाफ लाइफ निकालो, वो काम पूरा करो पहले सेट से. फिर दूसरे सेट में क्या जानकारी दी हुई है वो बताओ. बोला. जोरात बोला. हा, मग A0 काय घ्यायचा, AT काय घ्यायचा आणि T काय घ्यायचा सांगा सेकंड सेट साठी. A0 काय लिहू 100, AT काय लिहू सांगा. AT काय लिहायचं जोरात 10 बरोबर. 100 - 90 10% लिहायचं AT. पुढे T च काय करायचं तेच तर शोधायचं ना, लिहिलं ना तिथं स्पष्ट. हाऊ लॉंग विल इट टेक म्हणजे T शोधायचंय, काढायचंय आपल्याला. मग T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K लॉग ऑफ A0 अपॉन AT हा फॉर्म्युला इथे वापरायचा. आता इथे K इज इक्वल टू चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे आणि याच्यावरून K काढायचा आहे. आता बसा. सबके समझ में आएगा क्या? मैंने रूट बताया प्रॉब्लम का. क्या करना है, ये रहा गिवन डाटा सेट A का, सेट B का. सेट A से K निकाल लो, T हाफ निकाल लो, बाद में T हाफ निकाल लो और फिर सेट 2 के लिए जाओ. ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसमें सब वैल्यूज रख दो. मी नुसते सबस्टिट्यूशन सांगतोय. नीला है लॉक टेबल रखना चाहिए बेटा. थांबला आता हात. लॉक टेबल नाही म्हणूनच मी काहीच लिहित नाही बोर्ड. मी फक्त सबस्टिट्यूशन करून ठेवून देतोय. म्हणजे प्रत्येक प्रॉब्लेम ज्यांच्याकडे लॉक टेबल नाही त्यांचा अर्धवट राहावा, त्यांनी फक्त नंतर उत्तर कलेक्ट करावी. मग शिक्षा काय ना, तुम्हाला विचारण्याला संधी आहे. असं रिकाम्या जागा ठेवत जायचं. भरता येईल नंतर. आता लॉग आपण लिहितोय तर तो सिस्टमॅटिकच लिहिला पाहिजे. अशी खाडाखोड करण्यात काय अर्थ आहे? इकडे हेच करायचं ना, रफ नाही, हे सगळं इथंच करायचं. कुठं बिघडतं?
कोणाकडे पाठवायची ती वही? म्युझियम मध्ये ठेवायची का? मग आपल्यासाठी कष्ट दुसऱ्यांसाठी कशाला करता? स्वतःसाठी कष्ट करायचे असतात. भूमिका तुम्हारे के पास भी नहीं लगते। हाँ, तीनों में एक झालं का? ते कुठे ठेवलेलं आहे काय? हाँ क्या? अरे 36-23 ना? हाँ विसरलो. वापरलाच नाही ना किती दिवस आहे. आपल्याला ऍडिशन करायचं. आपण वाटलं
के की वैल्यू ले लो, के की वैल्यू से टी हाफ निकाल लो, फिर के की वैल्यू ही उधर रख के टी निकाल लो। चलो हो गया क्या? इसका आंसर चेक कर लो, 65.8 मिनट, और टी हाफ का आंसर है 19.8 मिनट। चेक कर लो। के की वैल्यू निकालनी थी, निकालने के बाद दोनों भी फॉर्मूले में रखनी थी, टी के लिए भी और टी हाफ के लिए भी। गति बढ़ाओ। चलो बोर्ड पे के वैल्यू ले लो पहले। के की वैल्यू उस टी के फॉर्मूले में रखना, के की वैल्यू टी हाफ के फॉर्मूले में रखना आंसर से बोर्ड पे। 19.8 मिनट टी हाफ और 65.8 मिनट टाइम रिक्वायर्ड। अगला न्यूमरल, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, the rate constant of a first order reaction is 6.8 into 10 raised to minus 4 per second. 6.8 into 10 raised to minus 4 per second. Full stop. If the initial concentration of the reactant is 0.04 molar, what is the molarity after 20 minutes? Question mark. How long will it take for 25% of the reactant to react? चल आपण दोघं मिळून सोडू, मला ते डोळ्याचा त्रास होतो, तू मला सांग, मी लिहितो, आपण दोघं मिळून तो प्रॉब्लेम सोडू। गिवन डाटा दे। चल सांग। हाँ 6.8 into 10 raised to minus 4 युनिट दिला आहे ना? बर, पुढे। हाँ 0.4 मोलार। हाँ 20 मिनिट्स विचारलंय, मग आपल्याला सेकंद करून घ्यावं लागणार। पुढे तो सेट दुसरा आहे, आपण पहिला सेटला हँडल करू। आपल्याला 80 काढायचं आहे ना? बसा, आणि मी विचारलं की मला लॉग सांगत चल बसूनच।
चल 68 चा लॉक इथे हाँ 12 चा लॉक 9 2 हे लॉक बरोबर आहे का 23 चा चेक कर. सबट्रॅक्शन चेक कर आणि ते लॉक बघ. अगोदर चेक करून घे सबट्रॅक्शन. थ्री फाइव 4 2 त्याचा अँटी-लॉक सांग आता. 35 चा 4 आणि 2 मध्ये 2.260. बरं परत आपल्याला इकडे यावं लागेल. 80 is equal to A0 upon काय चुकलं आपलं. 2.260 80 is equal to तर आपल्याला बार 2 6021 40 चा log of 2.260 is equal to 0. इथं आहे ना 3542. आता याचा अँटी-लॉक सांग. 2479 चा. चलो 80 आ चुका. concentration of the reactant remaining after time 20 minutes is 0.01170 मोलार. चेक कर लो अब सब लोग. अब इस न्यूमरल को क्यों हैंडल किया? क्योंकि लॉग कैलकुलेशन में तुम्हारी कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस आ सकते थे, इसलिए हैंडल किया. अब हमारे भी हुए कि नहीं हुए वो आंसर बताएगा. उसने जो बोला मैंने किया उसको कंफर्म करने के लिए हर बार बोला. एक सेट खत्म होगा इस न्यूमरल का, दूसरा सेट हमको करना पड़ेगा. अभी दूसरे सेट में क्या पूछा है? करेक्ट अपना आंसर. दूसरे सेट में बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ द reactant to react. अब इसमें हमने के निकाला, ये तो दिया हुआ अपने को, ये 0 हो गया. दूसरा सेट लिखना पड़ेगा. ये 100%, 25% टू रिएक्ट यानी 75% रिमेनिंग.
So T is equal to 2.303 divided by K log of A0 upon AT. That is 2.303 6.8 into 10 raised to minus 4 log of 100 upon 75. अब इसको सोल्व करेंगे। बोर्ड पे पूरा लॉग कैलकुलेशन सहित आंसर है, चेक कर लो, जो पीछे वो कलेक्ट कर लो, पूछना है तो पूछ लो। दूसरा सेट का प्रबंध करके रखा है, हाफ लाइफ तो तुम आराम से निकाल सकते हो 0.693 डिवाइड बाय के करके। दो बार एंटीलॉग लेना पड़ेगा, वहां पे स्टूडेंट भूल जाता है और गलती कर बैठता है, उसको लगता है ये एंटीलॉग ही है, तो अपना काम अभी देर का हो गया है। और दूसरी A0 की रखने की जल्दबाजी, A0 को रखने की जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने का चांस ही आएगा। मैंने लास्ट बट वन स्टेप में उसको रखा है A0 को। पहला जवाब आ चुका है, गति बढ़ाओ। अलग है, हाँ जाना मन आया कि टी कितना और 23 सेकंड्स, और टी हाफ क्या है? टी हाफ भी निकालने के लिए बोला है ना? नहीं है, ठीक है फिर। सेवन 705 मिनट्स। बराबर। चलो गति रखो, आंसर चेक कर लो। कंसंट्रेशन का आंसर राइट हैंड साइड में है। चलो गति रखो, अगला न्यूमरल लिखवा के दे रहा हूँ, घर पे सॉल्व करके लेके आना। मैं अगले टॉपिक के लिए चलता हूँ। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, rate constant of a certain first order reaction is 3.12 into 10 raised to minus 3
3.12 into 10 raised to minus 3 per minute. उसमें का पहला काम, how many minutes does it take for the reactant concentration to drop to 0.02 molar if the initial concentration of the reactant is 0.045 molar. 0.045 मोलार। आसान सा है, तुम इसको हैंडल कर सकते हो। हम लोग अगले टॉपिक के लिए चलते हैं। तुम लोग इसको सॉल्व करके कल लेके आना। एक होमवर्क के लिए दिया हुआ न्यूमरल है, इसी तरीके से उसको तुम हैंडल कर सकते हो, इसलिए इसको सॉल्व करके मैंने दिखाया एक हिस्सा उसमें का भी। बोर्ड पे ध्यान बढ़ाइए। उस न्यूमरल में एक शब्द आया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। बायोलॉजी वालों को रिएक्शन मालूम होगी। सुक्रोज रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सांगा बरं रिएक्शन। वो रिएक्शन हमको बायोकेमिस्ट्री में देखनी ही थी। हाँ बरोबर, पुढे बराबर, बैठिए। बोर्ड पे अब ध्यान बढ़ाइए। इन दिस रिएक्शन वी आर हैविंग two molecules participating in the reaction. C12H22O11 is the sucrose. Sucrose is undergoing reaction in presence of the catalyst acid HCl H2SO4. In our stomach, HCl is performing that reaction, and this is one of the molecule of glucose, another is of the fructose. This reaction is an important reaction in biochemistry, which we want to deal with the help of, again, optical activity also. At this moment, our target is to know what is pseudo-order reaction. This was declared as the pseudo-first order reaction in that numeral. Then what is the difference in the first order reaction and the pseudo first order reaction? When you are going to apply the law of mass action, the law of mass action is telling you that the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the sucrose and the concentration of the water. It means the rate of the reaction is expected to have the second order power of the concentration term, that summation will be 2. And then we must say that it is expected as the second order reaction. Order of the reaction should be 2, but we are going to call it as pseudo first order reaction. Then what is the reason? Whenever we are studying order of the reaction is studied experimentally. Order of the reaction is studied experimentally. Without experiments, you cannot have the study of the order of the reaction. This is treated as the molecularity of the reaction. What is the difference in molecularity and the order? Molecularity is the number of molecules taking part in the reaction. That is called the molecularity of the reaction. Then what is the order? Order is the power of the concentration terms. It is the sum of the power of the concentration term raised to express rate law. What is experiment? Experiment is telling that rate of the reaction is depending on only concentration of the sucrose, not on the concentration of the water. Then how it is decided?
initially you can keep the concentration of the sucrose at a certain value as a constant concentration. Then you can change the concentration of the water if on the concentration of water, after changing concentration of water, you get the change in rate of reaction. Then only you can declare that the reaction's rate, speed, velocity is depending on concentration of water. And actually it is depending on the concentration of water also. Then what happens? If you are saying that it is depending on the concentration of water, if water's concentration is doubled, rate becomes double. If water concentration is tripled, rate becomes tripled. By keeping this concentration constant, this is our experience. Then it is told that rate is depending on concentration of water. Now keep water's concentration constant, fixed. Change the concentration of sucrose. If you changes concentration of sucrose, rate of reaction changes. Confirmation is that rate is depending on concentration of the sucrose. And suppose rate is not changing, declaration is that it is independent of concentration of sucrose. Now take the double concentration of sucrose, you will get the rate doubled. Get triple concentration of sucrose initially, you will get rate tripled. Meaning is that power of the concentration term of the sucrose is 1. It means in sucrose, order of reaction is 1. In water, order of reaction is 1. Practically, the order of the reaction is 2. Then how it becomes first order reaction? Whenever you want to change the order of the reaction, you can change it, because it is studied artificially by performing experiments. Then how to change that order? Actually, again I am telling, real order of this reaction is 2, but it can be changed to 1. How? By taking so much greater concentration of water that you cannot observe the change in concentration of water. Negligible amount of water is utilized in the reaction, though water participates in the reaction. If you are keeping excess quantity of the water, then only the power of the concentration term of water becomes 0. Then only the rate of the reaction becomes independent of the concentration of the water. कल्पना करते हैं, 0.1 मोलार सुक्रोस है, 0.1 मोलार वाटर है. सुक्रोस 0.1 मोलार ही रखा, 0.1 मोलार वाटर लिया, फिर 0.1 का 0.2 किया, 0.3 किया, रेट दुगना हुआ, 3 गुना हुआ, डिक्लेयर हुआ, रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. वैसे ही अब 0.1 वाटर को फिक्स रखा, सुक्रोस को बदला, 0.1 था, कुछ रेट आया, फिर सुक्रोस 0.2 किया, रेट दुगना हुआ, सुक्रोस 0.3 किया, रेट 3 गुना हुआ. Rate depends on sucrose concentration, power is 1. It means actually it is having order greater than 1. Practically order is greater than 1. लेकिन हमें फर्स्ट ऑर्डर ही करनी थी. फिर हमने क्या किया, उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहने के लिए जरूरी है कि ऑर्डर एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड हो. तो जिसके ऊपर डिपेंड हो उसको बदलते जाना चाहिए, और जिसको इंडिपेंडेंट करना हो उसको एक्सेस ले लेना चाहिए. यानी मैंने 1 मोलार पानी यानी 18 ग्राम नहीं लिया था, मैंने 0.1 मोलार लिया था, यानी 1.8 ग्राम वाटर लिया था. फिर मैंने 0.2 मोलार किया था, यानी 3.6 मोलार किया, 3.6 ग्राम किया था. मैंने 0.3 किया तो मैंने 5.4 ग्राम किया था. बहुत कम मात्रा में मैंने वाटर को बढ़ाया था, फिर भी रेट बढ़ गया था. लेकिन मैंने अगर वाटर डायरेक्ट एक 4-5 लीटर रख दिया, 1 लीटर में कितना है, 55.55 मोल्स वाटर है. 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम है, यानी 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 3000 ग्राम. ऐसा अगर मैं पानी रखते गया तो मैंने पानी कितना रखा है, एक्सेस रखा है. इतना ज्यादा रखा कि उसमें से थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ तो पता भी नहीं चला. इसीलिए तब रिएक्शन का
कॉन्सेंट्रेशन वाटर का अब कोई भी बिगाड़ने का काम नहीं कर सकता, रेट पे अब पानी परिणाम ही नहीं कर सकता, क्योंकि ले रखा इतना कि एक्सेस। When excess quantity of the concentration of the water is taken, you cannot alter the rate of reaction by changing concentration of water. यानी लेते उस समय ही 10 लीटर ले लिया पानी और हाइड्रोलिसिस करने शुरू कर दिया, फिर दूसरी बार 20 लीटर ले लिया, फिर तीसरी बार 30 लीटर ले लिया, और पहले से पानी एक्सेस ही लिया है, अब तुम 30 लीटर लिए, 40 लीटर लिया, 4 गुना किया, 2 गुना किया, 3 गुना किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कंसंट्रेशन पानी का इतना ज्यादा लेके रखा है कि उसमें का जितना चाहिए उतना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन गति के ऊपर अब कोई बदल पानी का कंसंट्रेशन कर ही नहीं सकता, इतना ज्यादा ले रखा है। तब उसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दैट रिएक्शन whose real order is greater than 2, greater than 1, whose real order is greater than 1, but it is forced to become 1. And how it is forced to become 1? By taking the one of the concentration of the reactant in excess quantity. When you take the concentration of one of the reactant in excess quantity, the rate of reaction will now depend on concentration of only one compound, and that is the sucrose. Therefore, it is called as the pseudo first order reaction. Similarly, acid hydrolysis of the ester, ethyl acetate, ester's hydrolysis is catalyzed by dilute HCl, dilute H2SO4. When you are going to have the use of the water, 1:1 proportion is required. So if you take 1 mole ester, you are going to take 1 mole water. Molecularity of the reaction is 2. Number of molecules participating in the reaction is called the molecularity, that is 2. But you cannot say that now the order is depending on ester or depending on water without experiment. So first do the experiment, select concentration of ester, concentration of water. Keep one fix, change other. If rate changes, rate depends on concentration of ester. Now keep ester fix, change water's concentration. If rate changes, rate depends on concentration of water. Then it is called as rate law. Then why it is the first order with respect to each? Because by doubling concentration of ester, rate is doubled. By doubling concentration of water, rate is doubled. And therefore we are declaring first order in with respect to each. Total order is 2. Now you can convert it into pseudo first order. How? Take water again in excess quantity. So one of the reactant, if taken in excess quantity, order of reaction changes, and order of reaction depends on only one compound. So the reaction whose real order is greater than 1 but forced to become 1 by taking any one of the concentration of reactant in excess quantity, it is called as pseudo first order reaction. अगला सवाल मैं डिस्कस करता हूँ. What is concept of molecularity and order? Molecularity is number of molecules participating in the reaction. What is order? Order is the number of concentration terms on which the rate depends. It is the sum of the exponents raised to express the rate law, sum of the powers raised to express rate law. What is rate law? Studied experimentally. Order is always studied experimentally, but the molecularity is on paper theoretically. It may be possible that, चलो एक ऐसी रिएक्शन है, वो हमें देता है, ये रिएक्शन समझो शुरू कर दी जाती है ऐसे, तो मैं इन सब की सम कर लेता हूं. सबकी सम करने के बाद मैं कहता हूं कि मुझे ये फाइनल में रिएक्शन मिल जाती. ऐसे कल्पना करो, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इन केमिकल काइनेटिक्स एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. Each step written by me, I have written 4 steps for the reaction. Each step written by me is called as elementary step of the reaction.
each step is called as elementary reaction, elementary step of reaction. So each reaction represented as the step of a complex reaction is called elementary reaction. What is concept of elementary reaction? The reaction which becomes a step of a complex reaction is called elementary reaction. Complex reaction is that reaction which takes place in more than one step. In the complex reaction, concept of molecularity cannot be studied directly. Then how to study molecularity? For complex reaction, molecularity concept is not applicable. To which it is applicable? To the elementary reactions, molecularity concept is applicable. What are the elementary reactions? Either they are directly taking place or they are the step of the complex reaction. When they are directly taking place, then you can apply the concept of molecularity. Number of molecules participating in the direct reaction is the molecularity. Number of molecules participating in the each elementary step is its molecularity. तो इसकी molecularity एक है तो इसकी दो है, इसकी एक है तो इसकी एक है. Molecularity is the number of molecules participating in the elementary reaction. What is elementary reaction? Either it is directly taking place or it is the one of the steps of the complex reaction. Molecularity is applicable for the elementary reaction or direct reaction, not applicable for the complex reaction. Then for such a complex reaction, how to determine the order? Do the experiment. Observe the all steps. Order is studied for rate law. Rate law is studied experimentally, order is studied experimentally, therefore do the experiment, get the steps, concentrate on the steps. Only those reactions are studied under the heading chemical kinetics whose rate is measurable. Therefore, the slowest step of all these steps must be identified properly, because that slowest step is controlled step. In that controlled step, you can have determination of rate of the reaction. So how to obtain the rate of reaction for complex reaction? By doing experiment. First step, observe the all steps, get the slowest step. In that slowest step, let's say that this is the slowest step. Then change the concentration of A. If rate changes, it depends on A. Change the concentration of B, keep A fixed. Then if the B changes, it depends on B. Then if the doubling concentration rate is doubled, it is first order. Doubling concentration rate is 4 times, it is second order. Doubling concentration rate is 8 times, it is third order. इस तरीके से ऑर्डर ढूंढनी पड़ती है एलिमेंट्री स्टेप की मदद लेके. उसमें भी वही एलिमेंट्री स्टेप काम की जो सबसे स्लोएस्ट हो. इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं. वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देते हैं, बोलते हैं ये रिएक्शन इतने स्टेप में से हो रही है, ब्रैकेट में लिख के रखते हैं फास्ट, स्लो, स्लोएस्ट. स्लोएस्ट स्टेप हमको ढूंढनी है, उसमें कितने रिएक्टेंट है. डायरेक्ट वही ऑर्डर है, वही रेट लॉ है, उसके कोएफिशिएंट डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं. स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और फिर हम ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हैं. कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं यहाँ पे रुकता हूँ, बाकी का